Good evening, everyone. So, friends, today we are going to start our new subjects, that is environmental engineering, right? So, we'll discuss question by question. So, I'll tell you little bit more about the concept, but entire syllabus we are going to cover with the questions, right? So, friends, question number one is on your screen. Question is saying that if the average, okay, so one more point. जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो हम मिक्सअप में क्वेश्चंस करेंगे. तो सम क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम वाटर डिमांड टॉपिक, सम क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम quality parameters, treatment of the water, treatment of the wastewater, quality of the wastewater. Like we are going to solve the questions in mix up, right? So starting में water demand के we have some questions. So question number one: if the average daily water consumption of a city is 24,000 cubic meter, the peak hourly demand will be. Now question is saying that average daily water consumption of the city is this 24,000 meter cube. 24,000 meter cube. Then what is the peak hourly demand? So we know we have a parameter fluctuations. So when we know the average daily water demand, friends, and if you have to find the peak value or you can say maximum value, so we have fluctuation. So by fluctuations, if you know the fluctuations, then using that fluctuation, then you can find the maximum value for which you are going to design your water pipes. So हमारे पास क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पाइप्स होती हैं और सर्विस रिजर्वायर से पहले जो पाइप्स लगी होती हैं उनका डिजाइन पैरामीटर अगर आपसे पूछा जाए, तो जैसे मैं आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछता हूं कि मुझे ये बताओ कि सर्विस रिजर्वायर से पहले जो हमारी वाटर पाइप्स होती हैं उनके लिए डिजाइन डिस्चार्ज क्या रखते हैं, देन आंसर विल बी मैक्सिमम डेली डिमांड. क्या आंसर रहता है उसके लिए? मैक्सिमम डेली डिमांड. और सर्विस रिजर्वायर के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमने बनाया है उसमें हम जो पाइप्स के लिए डिजाइन डिस्चार्ज रखते हैं, तो उसमें हमारे पास कौन सा पैरामीटर है, दैट वी हैव मैक्सिमम आवरली डिमांड. और कोइंसिडेंट डिमांड में जो वैल्यू मैक्सिमम रहेगी उसके लिए. अब कोइंसिडेंट डिमांड हमें पता है, कोइंसिडेंट डिमांड क्या होती है? कोइंसिडेंट डिमांड होता है डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड. इसको हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट डिमांड. देन इट इज द कोइंसिडेंट डिमांड. नाउ so how we find this maximum hourly demand, maximum daily demand, friends? We know the fluctuations. So fluctuations in hourly demand, fluctuation in the hourly demand, daily demand, weekly demand, monthly demand. So what is the fluctuation? Basically fluctuations is the ratio of maximum value to the average value. Fluctuation is the ratio of maximum value to the average value. So this is the fluctuation, friends. So you must know the fluctuations in every demand, right? So I'm writing the here fluctuations, friend. So fluctuations, and here I'm writing the demand. So अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए आवरली डिमांड में फ्लक्चुएशंस बताओ, सो आंसर विल बी आवरली डिमांड. डायरेक्टली याद रखिएगा एग्जाम के लिए. आवरली डिमांड में जो फ्लक्चुएशंस होगा वो होगा आपका 2.7 होगा. डेली डिमांड में अगर वो आपसे फ्लक्चुएशंस पूछेगा सो इट विल बी 1.8 होगा. सो उसके बाद अगर वो आपसे वीकली डिमांड में फ्लक्चुएशंस पूछेगा देन इट विल बी 1.48 होता है. क्या होता है? 1.48. अगर वो आपसे मंथली डिमांड में फ्लक्चुएशन पूछता है, सो मंथली डिमांड में फ्लक्चुएशंस आप कितना बताएंगे? 1.28 बताएंगे. ईयरली डिमांड में फ्लक्चुएशन पूछेगा तो 1 बताएंगे. फ्रेंड्स कितना बताएंगे? 1 बताएंगे, राइट? अब ये जो फ्लक्चुएशंस है, ये जो हम अगर हमें फ्लक्चुएशंस पता है और एवरेज डिमांड पता है, तो फ्लक्चुएशन को एवरेज डिमांड से एवरेज वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट दी मैक्सिमम वैल्यू. सो सेम क्वेश्चन में पूछा गया है कि एवरेज डेली वाटर कंजप्शन 24,000 मीटर क्यूब है. सो व्हाट इज द पीक आवरली डिमांड? सो बेसिकली पीक आवरली डिमांड आपसे पूछा गया, यानी मैक्सिमम डिमांड आपसे पूछा गया आवरली डिमांड. सो यू मस्ट नो द फ्लक्चुएशन इन आवरली डिमांड. सो फ्लक्चुएशन इन आवरली डिमांड इज मैक्सिमम एंड दैट इज नेम्ड एज द पीक फैक्टर. दिस 2.7 फ्लक्चुएशन को ही पीक फैक्टर बोला जाता है. सो आप क्या करेंगे? इस वैल्यू को 2.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 24,000 cubic meter you have, and it is not 24,000. I think some mistake is written. It will be 20,000, not 20. It is 20,000, friends. Some printing mistake is there, some typing error is there. It is the 20,000. It is the 20,000. So 20,000 meter cube multiply 2.7, friends. Multiply 2.7
So when you solve it, then after solving 54,000 मीटर क्यूब, 54,000 मीटर क्यूब पर डे, 54,000 मीटर क्यूब per day, your answer. But you have to convert this in the hour. You have to convert this value in hour because answer is asking in hour. So you have to divide with further 24. So you have to divide further 24. So if I write at 24, so it will be 24. So it is 24, friends. So let's make it true 24. So if I write at 24, so 24, 24,000, this one, 24,000 मीटर क्यूब इज द डिमांड, एवरेज डिमांड विच इज गिवन. इस एवरेज डिमांड को मल्टीप्लाई करेंगे 2.7 फ्लक्चुएशन से. दिस इज द फ्लक्चुएशन आवरली डिमांड. सो मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिलेगा मैक्सिमम आवरली डिमांड. और ये जो आंसर हमारे पास आएगा, ये आएगा मीटर क्यूब पर आवर में, सॉरी मीटर क्यूब पर डे में, मीटर क्यूब पर डे में. तो ये हमारे पास आंसर आएगा. अब इसको हमने डिवाइड कर देना है किसके साथ, आवर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आंसर यहां पर पूछा गया मीटर क्यूब पर आवर में आंसर देना है. तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाय 24. सो यहां पर अब हमें आंसर मिलेगा मीटर क्यूब पर आवर में. तो जब आप इसको सोल्व करेंगे देन यू विल गेट 2700 मीटर क्यूब पर आवर. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा. सो 24,000 इज द एवरेज डेली वाटर कंजप्शन. सो वी मल्टीप्लाई इट विद दिस वन. Total water requirement of a city is generally assessed on the basis of. Now the question is total water requirement. The total water requirement of a city is generally assessed on the basis of. So as I told you that when we design our water distribution system, it is designed for the maximum. It is designed for the maximum hourly demand and constant demand among these value, whatever the value is maximum. For this it is designed. So here maximum hourly demand, maximum daily demand plus phi demand, that is the constant demand. So among these, whatever the maximum value we have, for that value we design our water distribution system. So that water distribution system is designed. So answer will be this one, greater of A and B. So total water requirement of a city is generally assessed on the basis of these two parameters, right? So for the phi demand, friends, we have a different formulas. For the phi demand, we have a different formula, like you can find the phi demand by Government of India manual 100 under root P. Formula for the 100 under root P, that answer will be in kiloliter per day. Answer for this phi demand is in kiloliter per day. Second, we have a Kuchling formula 3182 under root P. So we have a different formula, like Boston's formula you have, Freeman formula you have, right? So just remember all these formulas that are also important. As compared to the geometrical increase method of forecasting the population, the arithmetical increase method gives. Now friends, arithmetical, we know that when we observe the growth of the population in any community, so it is observed like it follow like S curve. So S curve, और यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो इसको हम 3 फेजेस में स्टडी करते हैं. फर्स्ट फेज जो हमारे पास है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा यंग सिटी को रिप्रेजेंट करता है. सेकंड हमारा रिप्रेजेंट करता है मीडियम या ओल्ड सिटी को रिप्रेजेंट करता है. और जो लास्ट वाला है फ्रेंड्स, वो रिप्रेजेंट करता है वेरी ओल्ड सिटी को. क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी कम्युनिटी में देखेंगे तो पॉपुलेशन तो इट ऑलवेज इंक्रीज, पॉपुलेशन ऑलवेज इंक्रीज, बट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विल वेरी. रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है फ्रेंड्स, वो क्या करेगा, वेरी करेगा. तो यहां पर होता क्या है कि यहां पर हमारे पास अलग अलग थ्योरीज होती हैं. उन थ्योरीज की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन को फोरकास्ट करते हैं. जैसे आपने सुना है, आपने पढ़ा होगा अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड. हमारे पास अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड है, इसकी हेल्प से हम पॉपुलेशन को फोरकास्ट करते हैं. हमारे पास जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड है फ्रेंड्स, इसकी हेल्प से पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की जाती है. इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड हमारे पास है फ्रेंड्स, इसकी हेल्प से कर सकते हैं. डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड होता है फ्रेंड्स, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड. ग्राफिकल मेथड्स है, कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड्स है हमारे पास. लॉजिस्टिक कर्व मेथड भी हमारे पास होता है फ्रेंड्स, राइट. सो हमारे पास n नंबर ऑफ मेथड्स है टू फोरकास्ट द पॉपुलेशन. सो हमें ये पता है कि जो हमारी यंग सिटी है, इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज करती है टाइम के रिस्पेक्ट में, और इसमें पॉपुलेशन के इंक्रीज होने का रेट भी इंक्रीज करता है. द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो इंक्रीजेस, वो यंग सिटी है.
मीडियम या ओल्ड सिटी के अंदर हम क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, एंड वेरी ओल्ड सिटी में हम क्या बोलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, सिटी हमारी बहुत पुरानी हो चुकी है, तो उस केस में रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा होता है। पॉपुलेशन विल इंक्रीज बट उसके बढ़ने का जो रेट है वो क्या करेगा, डिक्रीज करता है। तो यहां पर जब हम बोलते हैं कि पैरामीटर डीपी बाई डी, तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डीपी बाई डी, तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे यंग सिटी के लिए डीपी बाई डी क्या करता है, इंक्रीज करता है। मीडियम और ओल्ड सिटी के अंदर जब आप देखेंगे तो डीपी बाई डी आपको ऑलमोस्ट क्या मिलेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिलेगा। और वेरी ओल्ड सिटी में डीपी बाई डी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा फ्रेंड्स, राइट, इट विल डिक्रीज। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थ्योरीज लाइक अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, सो ये थ्योरीज कहां पर लगाई जाती हैं, तो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड या डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, ये जो थ्योरी आप लगाएंगे पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने में, ये आपको रिजल्ट देंगे बहुत ही कम पॉपुलेशन का। इसका मतलब यहां से जो रिजल्ट मिलते हैं, यहां से जो पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग जब करते हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड निकल कर आता है वो बहुत ही कम निकल कर आती है। इसलिए इस मेथड को, इन दोनों मेथड को यूज किया जाता है वेरी ओल्ड सिटी के लिए। इट इज यूज फॉर वेरी ओल्ड सिटी। जो आपका ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड होता है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में आपको मैग्नीट्यूड जो मिलता है वो काफी ज्यादा मिलता है। इसको जनरली यूज करते हैं हम लोग यंग सिटी के लिए। तो यंग सिटी के लिए ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज किया जाता है, वेरी ओल्ड सिटी के लिए अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड और डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड यूज किया जाता है। और जो आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है, ये मोस्ट सुटेबल निकल कर आता है आपका मीडियम या ओल्ड सिटी के लिए, राइट, सुटेबल निकल कर आता है। जो आपका लॉजिस्टिक कर्व मेथड होता है, लॉजिस्टिक कर्व मेथड आप किसी भी सिटी के लिए लगा सकते हैं, चाहे यंग सिटी हो, मीडियम हो, वेरी ओल्ड सिटी हो। लॉजिस्टिक कर्व मेथड जब आप यूज करेंगे तो उसमें आपको 3 पॉपुलेशन पता होनी चाहिए। जो आपकी बेस ईयर पॉपुलेशन होगी, तो 3 पॉपुलेशन आपको पता होना चाहिए। उसकी हेल्प से आप लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। वहां पर पीएस सैचुरेशन पॉपुलेशन है, उसका फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, आपको फॉर्मूले वगैरह सब पूछा जाता है वहां से, ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना है। सही, ठीक है। अच्छा, आपके पास जब ये क्वेश्चन है जैसे एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, क्योंकि ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में पॉपुलेशन का आंसर ज्यादा मिलता है और अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में कम मिलता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, लेसर वैल्यू। एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड ऑफ फोरकास्टिंग द पॉपुलेशन, द अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड विल गिव लेसर वैल्यू। तो ये हमें क्या देता है, कम वैल्यू देता है, लेसर वैल्यू देता है, राइट। सो फ्रेंड्स जस्ट रिमेंबर दिस। एंड पॉपुलेशन, जब हम लॉजिस्टिक कर्व मेथड की बात करते हैं तो उसमें फॉर्मूला ध्यान रखिएगा सैचुरेशन पॉपुलेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सैचुरेशन पॉपुलेशन का। The population figures in a growing towns are as follow. Like year is mentioned, population is mentioned. The predicted population in 2010 by arithmetic regression method. Arithmetic regression method, or you can say arithmetic increase method, that is suitable for very old city. तो यहां से इस थ्योरी को जब हम लगाएं तो इस थ्योरी की हेल्प से जो पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, पी एन इज इक्वल्स टू पी नोट प्लस एन एक्स बार। इस थ्योरी से जब हम पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। इस फॉर्मूले में जो पी नोट लिखा जाता है, ये पॉपुलेशन होती है लास्ट नॉन डेकेड की, लास्ट नॉन टाइम की। अब क्योंकि यहां पर टाइम जो है वो 10-10 साल के गैप में है, एवरी 10 ईयर गैप, सो इसको बोलते हैं डेकेड। तो लास्ट नॉन डेकेड जो पॉपुलेशन हमारे पास है वो कौन सी है, 2000 की है। तो दिस इज द पी नोट वैल्यू। यही हमें लास्ट पॉपुलेशन पता है, इसके 10 साल के बाद वाली पॉपुलेशन हमें बतानी है। तो पी एन हमें कैलकुलेट करना है, पी एन कैलकुलेट करना है, पी नोट हमें पता है 58,000। तो पी नोट हमें 2000 की पता है और 2010 की वो आपसे पूछ रहा है, तो पॉपुलेशन आपको कैलकुलेट करनी है 2010 की कैलकुलेट करनी है, और पॉपुलेशन आपको पता है 2000 की। अब 2000 और 2010 में, 2000 और 2010 में कितना गैप है, एक डेकेड का गैप है। क्योंकि डाटा आपके पास डेकेड में है तो एन की वैल्यू भी जो यहां पर हम लिखेंगे वो डेकेड में लिखेंगे। अगर डाटा आपके पास ईयर्स में होता है तो यहां पर एन की वैल्यूज को भी ईयर्स में लिखिएगा, ठीक है। अब यहां पर एन क्या है हमारे पास, एन है नंबर ऑफ डेकेड्स, कि 2010 और 2000 में कितने नंबर ऑफ डेकेड्स का डिफरेंस है, हमने बोला एक डेकेड का डिफरेंस है। तो एन की वैल्यू हो जाएगी 1, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई एक्स बार। एक्स बार क्या होता है, एवरेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। एक्स बार क्या होता है, एवरेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, एवरेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन होता है, दिस इज द एवरेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। तो अब ये एवरेज निकालना है इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन का। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, फिर उसके बाद वी विल एवरेज। तो हम क्या करेंगे उसका, वी विल टेक एन एवरेज ऑफ दैट वैल्यूज। तो ये पॉपुलेशन गिवन है फ्रेंड्स। अब हमें इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, मैं इधर एक कॉलम बना दे रहा हूं, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। नाउ इन द ईयर 1970
What is the population? 40,000. In the year 1980, what is the population? 46,000. If I ask you, what is the magnitude of increase in population in 1980 from 1970? So the answer will be 6,000. So sir, 6,000 increment is there. And in the year 1990, from 1980 to 1990, 46 to 53. So what is the magnitude of increase in population? 7,000. And here it is the 5,000, right? So what is the average value? So X bar will be 6,000, 7,000, 5,000 divided by 3. We have three values. The sum is the 18,000 divided by 3. So it will be 6,000. So average value 6,000. It means, so whatever the population we have in 2000s, so in 2010, 6,000 increment, 6,000 will be as an increment. So population of 2000 it is 58,000 friends. Just add in this value 6,000. So we will have 64,000. 64,000. So it will be our answer. This is the method to find the population using the arithmetic increase method or arithmetic regression method, right? And if I tell you the formula for the geometric, you know the formula geometric increase method. We have a formula for geometric increase method. Pn is equals to P naught into 1 plus R raised to power n. This is the formula, right? P naught, again, this is the population of last known decade, and R, what is this value? R, we have a percentage rate of growth of population, and we have a different methods. We have a arithmetic mean, we can take the geometric mean. If nothing is mentioned, we will take geometric mean always, friends. If in the question it is mentioned, take the arithmetic mean to find the value of R, then we will take in that case R as a arithmetic mean, right? So if nothing is mentioned, we will take the geometric mean. Okay, so friends, next question we have that standard turbidity produced by 1 milligram of silicon dioxide in 1 liter of distilled water. Now we know turbidity concept. What is the turbidity? We know that point. So question is saying that standard turbidity is produced. Standard turbidity is produced by 1 milligram of silica dioxide in 1 liter of distilled water. That means if you have added silica dioxide of quantity 1 milligram in 1 liter distilled water, in that case the turbidity will be reported as 1 STU. 1 STU, silica turbidity unit. Then it will be reported as 1 STU, silica turbidity unit. But remember this point that on this silica scale we have a different methods, like we have a turbidity rod method, aluminum rod method. We have a aluminum rod method that works on this silica concept. We have a Jackson method also, Jackson turbidimeter, that is the laboratory method. Field aluminum rod method, friends, it is the field method, and जैक्सन टर्बिडीमीटर मेथड जो है वो आपका लेबोरेटरी मेथड है. जैक्सन टर्बिडीमीटर मेथड के अंदर हम लोग सिलिका, जैक्सन टर्बिडीमीटर मेथड में जब कैलिब्रेशन किया जाता है, कैलिब्रेटिंग कंटेनर जो होता है उसमें सिलिका का कॉन्सेप्ट यूज किया है, तो वहां पर भी सिलिका के रिस्पेक्ट में ही वहां पर क्या किया गया है, कैलिब्रेशन किया गया है. तो सिलिका टर्बिडी यूनिट और जैक्सन इन्वेंट किया था, तो जैक्सन टर्बिडी यूनिट भी हमारे पास एक यूनिट बनती है. तो जैक्सन टर्बिडीमीटर के अंदर 1 STU और 1 JTU क्या होगा, दोनों सेम होगा. इट विल बी सेम. 1 STU और 1 JTU बोथ विल बी द सेम. फिर एक हमारे पास बेलीज मेथड भी होता है फ्रेंड्स. बेलीज मेथड भी सिलिका के कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है. बट नाउ अ डेज नेफ्लोमीटर इज यूज. नेफ्लोमीटर ने सिलिका का यूज नहीं किया. नेफ्लोमीटर के अंदर जब हम बात करते हैं तो फॉर्मेजाइन केमिकल पिक्चर में आता है. तो नेफ्लोमीटर की अगर बात करेगा तो NTU या फॉर्मेजाइन टर्बिड यूनिट की हम बात करेंगे. दोनों ही आंसर सही है. अगर आपको एक आंसर मार्क करना तो फॉर्मेजाइन टर्बिड यूनिट ही बताएंगे नेफ्लोमीटर के केस में. नेफ्लोमीटर 90 डिग्री स्कैटरिंग लाइट पर काम करता है. बाकी बेलीज हो गया आपका, या क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि सिलिका का यूज किया गया 1 लीटर पानी में, अगर 2 मिलीग्राम सिलिका ऐड करेंगे तो 2 STU की टर्बिडिटी आएगी, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. एवरी जस्ट रीड इट. Pick up the correct statements, friends. Turbidimeters are frequently used to measure the turbidities of raw supplies. Yes, it is true. Turbidimeters, we have Jackson turbidimeter, like so Baileys turbidimeter, Naflometers. So these are the turbidimeters are frequently used to measure the turbidities of raw supplies. Turbidimeters are frequently installed on line in treatment plants to measure the turbidities of sedimented filtered water. Yes, it is also true. Naflometers are frequently used to check and measure the turbidities of final disinfected supplies.
It is also true naphthometer, because nowadays we use the naphthometer concept. We use this naphthometer for to measure the turbidity of the water sample. So all the statements are true, friends. All of the statements are true. One true color unit is the color produced by. Now we know, friends, in our water sample, color. If I ask you the color, so we divide this color in our water sample as apparent color or true color. We have apparent color and true color. So when we talk about the apparent color, so this apparent color in the water comes due to the presence of suspended solids and dissolved solids both. So both solids are responsible for color, apparent color. So apparent color in the water will be due to the suspended solids and dissolved solids both. But if you remove the suspended solids from the water, then in the water sample only dissolved solids remains, then that color will be termed as the true color. So only due to the dissolved solids, the color of the water is named as the true color. So when we measure the color, we have a color matching technique. We have a tintometer apparatus, Nessler's tubes. We prepare our standard sample, and in the preparation of standard samples, we add some platinum in ions in the form of chloroplatinate ion. तो प्लेटिनम कोबाल्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयंस जो है इसमें डिस्टिल्ड वाटर में ऐड किया जाता है, फ्रेंड्स. और इसकी जो यूनिट होती है, जब हम कलर मैचिंग करते हैं तो उसकी जो यूनिट होती है, अगर आप 1 मिलीग्राम प्लेटिनम कोबाल्ट मिलाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन in 1 liter distilled water, then it will be termed as the 1 TCU or 1 Hazen unit. So the unit of the color is TCU or Hazen unit. So 1 milligram formazine, 1 milligram of silica, 1 milligram ferric silicon, 1 milligram of platinum as chloroplatinate ion in 1 liter of distilled water. और इसकी यूनिट क्या होती है? TCU, ट्रू कलर यूनिट. और क्या बताएंगे? हेजन यूनिट. हेजन यूनिट. ठीक है. The threshold order number for a water sample is 40 ml diluted to standard 200 ml mixture, in which odor is just barely detectable to the sense of smell is. Now tell me the answer. Now, question is saying that you have to find the threshold odor number for a water sample of 40 ml diluted to standard 200 ml mixture. Now, friends, remember this point. जब भी हम टेस्ट एंड ऑर्डर की बात करते हैं और कोड हमें बोलते हैं कि जब भी आप टेस्ट एंड ऑर्डर के लिए सैंपल को डाइल्यूट करेंगे तो आपका फाइनल डाइल्यूटेड सैंपल 200 ml का होना चाहिए. इट इज फिक्स वैल्यू. 200 ml से ज्यादा आपको सैंपल को डाइल्यूट नहीं करवाना है. तो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर की जब हम बात करते हैं, इट इज द डाइल्यूशन फैक्टर फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम लिखते हैं. अब यहां पर फाइनल वॉल्यूम कौन सा लेना है? फाइनल वॉल्यूम हमारा वो वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है जो कि फ्री होगा किसी भी टाइप के टेस्ट एंड ऑर्डर से. तो यहां पर जब हम बात करते हैं फाइनल वॉल्यूम की, तो हमारा जो टेस्ट सैंपल है प्लस जो हमारा डाइल्यूटेड सैंपल है, तो टेस्ट सैंपल 40 ml है और इट इज डाइल्यूटेड टू स्टैंडर्ड 200 ml, मतलब हमने फाइनल वॉल्यूम 200 ml का बना दिया है. सो वी हैव अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 200 divided by initial volume we have 40, so the answer will be 5. So answer will be 5. So threshold order number is this. What is the acceptable limit? Acceptable limit for the taste and odor is 1 TON. And what is the cause for rejection limit? Cause for rejection limit is 3 TON. Cause for rejection limit is 3 TON. तो टेस्ट एंड ऑर्डर को हम जब भी बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है. टेस्ट एंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर की बात करते हैं. थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, फ्रेंड्स. अगर क्वेश्चन ये आता है कि टेस्ट एंड ऑर्डर को मेजर करने के लिए डिवाइस का नाम बताइएगा, तब आप यूज कर डिवाइस का नाम बताएंगे ओल्फैक्टोमीटर. ओल्फैक्टोमीटर इज द डिवाइस नेम. बट अगर ओल्फैक्टोमीटर ऑप्शन में नहीं है, आप ओस्मोस्कोप देखेंगे तो ओस्मोस्कोप आपको ऑप्शन में मिलेगा, तब आप ये बताएंगे. बट ओस्मोस्कोप आप तभी बताएंगे जब ये गिवन हो. अगर ये गिवन है ओल्फैक्टोमीटर, तब आप इसी को ही क्या करेंगे? इसी को ही क्लिक करेंगे. राइट, इसी को ही क्लिक करेंगे. Water is considered hard as if its hardness is in the order of.
Now we know that hardness in the water is due to the multivalent cations like calcium, magnesium, aluminium, manganese, iron. So we have a different multivalent cations. So due to the presence of these multivalent cations, hardness will be there. But after the observations, we come to know that mostly the, or you can say the वो आयंस जिनकी कॉन्सेंट्रेशन पानी में सबसे ज्यादा पाई जाती है वो है केटाइंस की बात हो रही है बेसिकली, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो जनरली वी से दैट कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रेजेंट होने की वजह से पानी में हार्डनेस आती है। सो हार्डनेस की जब हम बात करते हैं तो इसकी लिमिट की जब हम बात करते हैं तो यहां पर अगर हम एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करें तो एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द हार्डनेस इज 200 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3 on the calcium carbonate scale it is represented, and cause for rejection limit we have 600 milligram per liter as CaCO3 friends. Now question is saying the water is considered hard if its hardness is in the order of, so obviously then our water sample will be hard when its hardness is in the order of 200 milligram per liter. 200 milligram per liter, then we'll say it is the hard water, right? The alkalinity of the natural water sample is mainly due to the presence of. Now friends, the alkalinity जो है पानी के अंदर एल्केलाइन, अगर हमारा वाटर सैंपल एल्केलाइन है, मतलब अगर हम अपने पानी के अंदर कुछ एसिड्स वगैरह डाल देते हैं तो वो एसिड जो वो पानी जो है हमारा एल्केलाइन वाटर वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो पानी में कुछ ऐसे आयंस प्रेजेंट है, कुछ ऐसे एनायंस प्रेजेंट है जिसकी वजह से पानी में एल्केलिनिटी आती है। तो काफी सारे एनायंस हैं बट मेजोरिटी में जिनकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है तो वो हमें पानी में मिलते हैं OH नेगेटिव आयंस, जिसकी वजह से हम बोलते हैं पानी में कोस्टिक एल्केलिनिटी या हाइड्रोक्सिल एल्केलिनिटी आती है। पानी में कार्बोनेट आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनेट एल्केलिनिटी आएगी। पानी में बाई कार्बोनेट आयंस भी हैं तो बाई कार्बोनेट एल्केलिनिटी आती है। सो दीज आर द मेजर आयंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एल्केलिनिटी इन द वाटर सैंपल। सो क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी इज देयर। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेनली कोज्ड बाय। नाउ फ्रेंड्स, हार्डनेस की जब हमने बात की कि पानी में मल्टीवेलेंट कैटायंस प्रेजेंट है, तो मल्टीवेलेंट कैटायंस के प्रेजेंट होने की वजह से पानी में क्या आती है, हार्डनेस आती है। अब इस हार्डनेस को हमने क्लासिफाई किया है या यू कैन से कि हमने इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो एक हार्डनेस होती है कार्बोनेट हार्डनेस और एक को बोलते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो दो टाइप की हार्डनेस हमारे पास होती है। कार्बोनेट हार्डनेस कब बोलते हैं हम लोग, कि जब मल्टीवेलेंट कैटायंस हमारे पास जो है जब वो अटैच हो जाते हैं किसी कार्बोनेट के साथ और बाई कार्बोनेट के साथ। तो जब मल्टीवेलेंट कैटायन अटैच होते हैं कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के साथ तब हम बोलते हैं पानी में जो हार्डनेस है वो कार्बोनेट हार्डनेस है। एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कब बोलेंगे, जब मल्टीवेलेंट कैटायंस अटैच होंगे तीन एनायंस, ध्यान रखिएगा, क्लोराइड, सल्फेट and nitrate. So these are the three anions, only these three anions. So when multivalent cations attach with only these three anions, then the hardness in the water will be termed as the non-carbonate hardness. तो कार्बोनेट हार्डनेस कब होगी, जब मल्टीवेलेंट कैटायन अटैच होंगे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हार्डनेस के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट हार्डनेस को हम सिंपल बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम टेम्परेरी हार्डनेस भी बोलते हैं। और परमानेंट हार्ड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को सिंपल बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए इसको परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो कार्बोनेट हार्डनेस है, और वो कब आती है, जब पानी में बाइकार्बोनेट होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, तो मतलब कार्बोनेट हार्डनेस वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, एक पॉइंट और मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि अगर हमने बात करनी हो फ्रेंड्स, हमारे पास एल्कनिटी है, हमने पानी को टेस्ट किया एल्कनिटी के लिए, हमने पानी को टेस्ट किया टोटल हार्डनेस के लिए। इन दोनों में जो भी मिनिमम वैल्यू निकल कर आएगी उसको हम बोलते हैं कार्बोनेट हार्डनेस। जो भी इन दोनों में मिनिमम वैल्यू निकल कर आएगी उसी को हम क्या बोल देते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस बोल देते हैं। और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाएगा, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस विल बी टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस में कार्बोनेट हार्डनेस माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। क्लोरीन डिमांड ऑफ द वाटर इज इक्वल टू, क्लोरीन डिमांड की जब बात कर रहे हैं यहां पर कि पानी की क्लोरीन डिमांड किसके इक्वल होती है, ये आपने को बताना है। तो नाउ अब जैसे मान लो कि हमारा वाटर सैंपल है, इसके अंदर हमने क्लोरीन मिलाई,
इसके अंदर हमने क्लोरीन मिलाई, तो हमें पता है हम कितनी क्लोरीन मिला रहे हैं, उसको हमने बोल दिया एप्लाइड क्लोरीन, एसी एप्लाइड क्लोरीन। तो हम कितनी क्लोरीन मिला रहे हैं ये हमें पता है। सपोज दैट हमने 10 यूनिट की क्लोरीन मिलाई, सपोज दैट हमने पानी के अंदर 10 यूनिट्स की क्लोरीन मिला दी है पानी में। अब हुआ क्या, पानी ने क्लोरीन को यूज किया, क्योंकि क्लोरीन क्या काम करता है, क्लोरीन परफॉर्म्स 3 फंक्शंस। एक क्लोरीन क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेगा, डिसइंफेक्शन करता है। एक क्लोरीन इनऑर्गेनिक जो मिनरल्स है लाइक आयरन लाइक मैंगनीज, इनको क्या कराता है, इनको ऑक्सीडाइज करवाता है। एक पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, तो क्लोरीन इन ऑर्गेनिक मैटर को भी क्या करवा देता है, ऑक्सीडाइज करवा देता है। तो यहां पर क्लोरीन 3 काम करता है फ्रेंड्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो है आयरन मैंगनीज इनको ऑक्सीडाइज करवाता है, और जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं इनको ऑक्सीडाइज करता है, इनको क्या कराता है, ऑक्सीडाइज करवाता है। अब हमने पानी में क्लोरीन मिलाई, क्लोरीन हमने पानी में मिलाई, दिस इज द एप्लाइड क्लोरीन दैट वी हैव एडेड इन द वाटर सैंपल। अब 10 यूनिट मान लो हमने पानी में क्लोरीन मिलाई। अब पानी ने कुछ क्लोरीन को यूज कर लिया, सपोज दैट पानी क्लोरीन को यूज कर रहा है 4 यूनिट की, 4 यूनिट की क्लोरीन पानी ने यूज कर ली, 4 यूनिट की क्लोरीन पानी ने यूज कर ली है। तो हमने मिलाई 10 यूनिट में थी, 4 यूनिट पानी यूज कर चुका है, बची कितनी, 6 यूनिट की क्लोरीन पानी में बच गई है। तो जो रेजिडुअल क्लोरीन है, जो रेजिडुअल क्लोरीन है वो कितनी बची हुई है, रेजिडुअल क्लोरीन 6 यूनिट की, 6 यूनिट की। तो पानी जितनी भी क्लोरीन यूज कर रहा है उसी को बोलते हैं क्लोरीन डिमांड ऑफ द वाटर। हमने कितनी अप्लाई की, 10 यूनिट, कितनी बच गई, 6 यूनिट, तो 10 माइनस 6 4, तो 4 इज द क्लोरीन डिमांड ऑफ द वाटर। सो अप्लाइड क्लोरीन में रेजिडुअल क्लोरीन जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्लोरीन डिमांड मिलेगी। एक दो चीजें हैं जो ध्यान रखिएगा यहां पर, वो ये है, कई बार वो आपसे पूछता है कि हमें पानी में पानी की मान लो क्लोरीन डिमांड है, ये कई बार ये बोल देता है कि क्लोरीन डिमांड मान लो पानी की 2 मिलीग्राम पर लीटर है, और हमें पानी में 0.5 मिलीग्राम पर लीटर की क्लोरीन एज ए रेजिडुअल फॉर्म में रखनी है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 0.5 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन पानी में बचनी चाहिए रेजिडुअल। तो बताओ कितनी क्लोरीन पानी में मिलाई जाएगी, तो 1 लीटर पानी के लिए आपने निकाल दिया 2.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा बोल देता है। अच्छा एक पॉइंट और बताइएगा मुझे, अगर आपको याद हो कि क्लोरीन जब ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करता है तो यहां पर डिसइंफेक्शन बाय प्रोडक्ट्स, डीबीपी जिसको हम बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट बाय प्रोडक्ट्स, कुछ बाय प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो अगर पानी में ऑर्गेनिक मैटर वगैरह है और क्लोरीन अगर उन ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करवाता है, करता है, तो उस केस में कुछ बाय प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होता है जो कि कैंसर कोजिंग सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक ट्राई हेलोमिथेन्स, हेलो एसिटिक एसिड्स। तो ये सब प्रोडक्ट्स जो है वो बन जाते हैं यहाँ पर, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्लोरीन डिमांड ऑफ द वाटर इज इक्वल्स टू क्लोरीन रेजिडुअल माइनस क्लोरीन डोज। तो क्लोरीन डिमांड कैसे बताएंगे, अप्लाइड क्लोरीन माइनस रेजिडुअल क्लोरीन, क्लोरीन डोज माइनस क्लोरीन रेजिडुअल, तो यस क्लोरीन डोज माइनस क्लोरीन रेजिडुअल। हाउ वी फाइंड द क्लोरीन रेजिडुअल, वी हैव अ डिफरेंट टेस्ट like orthotolidine test, starch iodometric test, DBP, DPD test, chlorotex test. We have a different test, friends, that we can perform to find the residual chlorine. The oxidizing agent commonly used in the COD test, chemical oxygen demand. Chemical oxygen demand कि हमें पानी में टोटल ऑर्गेनिक मैटर की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करना है, बट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर सैंपल। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर सैंपल, राइट। तो हमें पानी में ऑर्गेनिक मैटर की अगर कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है तो हम करते क्या है, पानी में उन सारे ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करवा देते हैं, पानी में कुछ केमिकल को ऐड ऑन करके। जब हम पानी में कुछ केमिकल ऐड करेंगे तो वो केमिकल पानी में उन ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर देगा, जो कि ऑक्सीडाइज हो सकते हैं केमिकल की वजह से। कुछ कॉम्प्लेक्स भी होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। तो पानी में जब और हमने केमिकल मिलाया और केमिकल उन ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो उसके ऑक्सीडेशन में कितना, उसके ऑक्सीडेशन में कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट निकल कर आती है, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर सीओडी की जब हम बात करते हैं तो सीओडी क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द ऑक्सीडेशन ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर, बायोडिग्रेडेबल हो और नॉन बायोडिग्रेडेबल। टोटल ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडेशन में जो भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट निकल कर आती है उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। कौन सा केमिकल मिलाया जाता है पानी में, पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाया जाता है। साथ में क्योंकि हमारा जो वेस्ट वाटर सैंपल होता है वो हमारा एल्केलाइन नेचर का होता है, जो फ्रेश की अगर बात करते हो,
इसीलिए अब ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, वो वीक होती है, वो ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होती। जब हमारा पानी एल्केलाइन होता है तब हम पानी को एसिडिक बनाते हैं, क्योंकि एसिडिक मीडियम में इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर जो है वो एनहेंस कर जाती है। इसलिए पानी में H2SO4 मिलाया जाता है मीडियम को एसिडिक बनाने के लिए। K2Cr2 7 हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर केमिकल का नाम ही पूछा गया है आपसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताइएगा हमें, तो वो क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो द आंसर इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये हमारे पास रहता है। डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज कॉमनली डिटरमाइंड बाय, डिजोल्व ऑक्सीजन को निकालने के लिए हमारे पास जो मेथड्स है, मेथड का नाम है विंकलर्स टेस्ट। बट विंकलर्स मेथड में भी हम बोलते हैं मॉडिफाइड विंकलर मेथड। मॉडिफाइड विंकलर्स टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसमें सोडियम एजाइड सब्सटेंस यूज किया जाता है जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो सोडियम एजाइड का यूज करते हैं, मॉडिफाइड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो मॉडिफाइड विंकलर्स मेथड हमारे पास है जो हम यूज करते हैं पानी में डीयू को पता लगाने के लिए कि पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी है। ईडीटीए मेथड किसके लिए यूज होता है? हार्डनेस के लिए, हार्डनेस निकालना हो। मोवर मेथड किस लिए यूज होता है? क्लोराइड कंसंट्रेशन, पानी में अगर क्लोराइड की कंसंट्रेशन निकालना हो तो हम मोवर्स मेथड का यूज करते हैं। स्क्रीन इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आर यूज टू रिमूव, तो ये जो स्क्रीन होती है हमारे पास, स्क्रीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? जो हमारे पास जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, हैवी सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, फ्लोटिंग मटेरियल्स होते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है? स्क्रीन का यूज किया जाता है ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। अब स्क्रीन को भी क्लासीफाई किया जाता है कि कोर्स स्क्रीन है, मीडियम स्क्रीन है, फाइन स्क्रीन है। अगर कोर्स स्क्रीन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्पेसिंग होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 mm की होती है। स्पेसिंग के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मीडियम स्क्रीन होती है तो फ्रेंड्स यहाँ पर 6 to 40 mm की स्पेसिंग रखी जाती है। अगर फाइन स्क्रीन होती है हमारे पास तो वहां पर 1.5 to 3 mm की स्पेसिंग रखी जाती है। और जनरली जो फाइन स्क्रीन होती हैं वो वायर मैश की फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ वायर मैश, ये प्रोवाइड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ वायर मैश, फाइन स्क्रीन जो होती है हमारे पास। ठीक है, ए ग्रिड चैम्बर इज मेनली प्रोवाइडेड टू रिमूव, अब ग्रिड चैम्बर जो है हमारे पास वो बेसिकली डिजाइन किया जाता है ग्रिड के रिमूवल के लिए। ग्रिड बेसिकली इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉइल्स को बोला जाता है। जो हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर हमने ग्रिड चैम्बर बनाया हुआ है और ग्रिड चैम्बर के अंदर इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉइल्स को रिमूव करवाया जाता है। इसमें जो हमारा डिजाइन पार्टिकल होता है वो हम लेकर चलते हैं 0.2 mm का, ये हमारा डिजाइन पार्टिकल होता है। तो ग्रिड चैम्बर इज मेनली प्रोवाइडेड टू रिमूव द सैंड, ग्रिट एंड अदर हैवी इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। फैट एंड ऑयल को अगर रिमूव करना हो, ऑयल ग्रीस पार्टिकल को रिमूव करना हो, तो स्किमिंग टैंक का यूज किया जाता है वहां पे रिमूव करने के लिए। डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर के लिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है हमारे पास। कोलोइडल पार्टिकल को रिमूव करने के लिए हम कोएगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन अडॉप्ट करते हैं। तो आपको यहां पर मैच करवाना है इक्विपमेंट के साथ पैरामीटर्स कि कौन सा इक्विपमेंट कौन से पैरामीटर के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने बताया, टेंटोमीटर का यूज किया जाता है कलर के मेजरमेंट के लिए, नेस्लर्स ट्यूब्स होती हैं। नेफ्लोमीटर यूज करेंगे टर्बिडिटी के लिए, नेफ्लोमीटर जो 90 डिग्री स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। इमहोफ कौन, इमहोफ कौन हमारे पास है जिसमें हम सेटलेबल सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन बताते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको बतानी हो सेटलेबल सॉलिड्स की, जिनके सेटल होने की टेंडेंसी ज्यादा है, पार्टिकल साइज के बेसिस पर बताओगे तो सेटलेबल सॉलिड्स जिसका साइज 10 माइक्रोन से बड़ा है वो सेटलेबल सॉलिड्स होते हैं। जिनका साइज 1 माइक्रोन से बड़ा होता है वो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं। जिनका साइज 10 की पावर -3 माइक्रोन से छोटे होते हैं वो डिसॉल्व सॉलिड्स होते हैं। डिसॉल्व सॉलिड्स जिसमें पार्टिकल साइज लेस देन 10 की पावर -3 माइक्रोन के छोटे होते हैं। और जो 1 माइक्रोन से 10 की पावर -3 माइक्रोन के बीच में आते हैं उनको हम बोल देते हैं कलोइड्स। वो क्या होता है? कलोइड्स। मफल फर्नेस, मफल फर्नेस का अच्छा, इमोफ कौन में एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब हम इमोफ कौन की बात करते हैं तो इसमें हम कितना टाइम अलाउ करते हैं? 2 घंटे। तो 2 घंटे के अंदर जो भी सॉलिड सेटल होता है वो सॉलिड्स की हाइट मेजर करते हैं और उस हाइट को फर्दर कैलिब्रेट करवा देते हैं। मफल फर्नेस का यूज किया जाता है ऑर्गेनिक सॉलिड्स को जो वोलेटाइल नेचर के हैं उनको ऑक्सीडाइज करवाने के लिए। तो हमारे पास जो भी सॉलिड्स होगा, मान लो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, उसमें से कुछ ऑर्गेनिक होंगे कुछ इनऑर्गेनिक होंगे, तो उस सस्पेंडेड सॉलिड्स को वो मफल फर्नेस में रख देते हैं और टेम्परेचर 550 डिग्री सेल्सियस तक का रखते हैं। 550 डिग्री सेल्सियस तक का हम जो है टेम्परेचर रखते हैं। तो ऑप्शन में अगर 600 डिग्री हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन 550 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। फिर इस इतने टेम्परेचर पर होगा क्या कि उस सस्पेंडेड सॉलिड्स में जो ऑर्गेनिक सॉलिड्स होंगे, जो वोलेटाइल नेचर के होंगे, वो सब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो बचा कौन रहेगा? इनऑर्गेनिक सॉलिड्स।
उन इनऑर्गेनिक सोल्स का हम वेट कर लेते हैं। सस्पेंडेड सोल्स कितने थे वो पता है, इनऑर्गेनिक सोल्स कितने हैं वो बच गए हैं, वो हमें नोट कर लिया, हमने मेजर कर लिया है। तो दोनों को माइनस करोगे तो आप बता दोगे कितना ऑर्गेनिक सोल्स हमारा था उसमें प्रेजेंट, जो ऑक्सीडाइज हो गया है। तो बेसिकली वोलेटाइल सोल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं मफल फर्नेस। टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर वगैरह यूज किया जाता है। नाउ अगेन यू हैव टू मैच पैरामीटर और इम्पैक्ट फ्रेंड्स। अगर पानी में सल्फेट अगर एक्सेस में हो, एक्सेस सल्फेट जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट यहां पर मैग्नीशियम जो है वो मल्टीवेलेंट कैटायंस है जो कि अटैच हुए सल्फेट के साथ। तो इसकी वजह से कौन सी हार्डनेस आती है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। तो पानी में अगर मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट है जो कि परमानेंट हार्डनेस लेकर आता है, अगर ये ग्रेटर देन 50 ppm हो, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 50 ppm से ज्यादा होती है, तो ये कोज करता है लैक्सेटिव इफेक्ट। इट कोजेज लैक्सेटिव इफेक्ट फ्रेंड। तो ये लैक्सेटिव इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक्सेस सल्फेट की वजह से हम बोलेंगे लैक्सेटिव इफेक्ट आते हैं। लैक ऑफ आयोडाइड, अगर आयोडाइड की कमी हो पानी में तो इसकी वजह से गोइटर की प्रॉब्लम रहती है। एक्सेस हार्डनेस, अगर हार्डनेस पानी में ज्यादा हो जाए तो यहां पर कंजप्शन ऑफ सोप, तो यहां पर सोप की कंजप्शन जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि साबुन जो है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, मल्टीवेलेंट के टाइम के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। एक्सेस डिजोल्व ऑक्सीजन जो है पानी में कोरोजन के लिए काम करेगा, क्योंकि वो कैटालिस्ट की तरह काम करता है। कोरोजन बेसिकली कैटायंस की वजह से ही आती है, क्योंकि कैटायंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, बट उसमें कैटलिस्ट का काम करता है, रिएक्शन को एनहेंस करता है अगर पानी में ऑक्सीजन हो। तो ऑक्सीजन अगर एक्सेस में है तो वो कोरोजन में कैटलिस्ट का काम करता है, राइट। फिनोल्फथालीन इंडिकेटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एल्किनिटी अबव पीएच। नाउ जब हम एल्किनिटी फाइंड आउट करते हैं, जब हम एल्किनिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो यहां पर हम दो इंडिकेटर्स की बात करते हैं, एक फिनोल्फथालीन होता है और एक मिथाइल ऑरेंज होता है। दो इंडिकेटर, क्योंकि फिनोल्फथालीन इंडिकेटर की जो वर्किंग पीएच रेंज होती है वो 8.6 से लेकर 10.3 तक होती है, तो ये हमारा बेसिक इंडिकेटर है। और जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है उस वो हमारा एसिडिक इंडिकेटर है, क्योंकि उसकी जो वर्किंग पीएच रेंज होती है 2.8 से 4.4 तक की होती है। तो फिनोल्फथालीन इंडिकेटर जो है हमारा, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एलिकिनिटी अबव पीएच 8.3। अगर पानी की पीएच 8.3 से ज्यादा होगी, अगर पानी की पीएच 8.3 से होगी, ज्यादा होगी, और हमने पानी में फिनोल्फथालीन इंडिकेटर मिलाया हुआ है, मान लो पानी की पीएच 9 है, मान लेते हैं पानी की पीएच 9 है, हमने पानी में फिनोल्फथालीन इंडिकेटर मिलाया हुआ है, तो पानी में कलर आ जाएगा, पानी में पिंक कलर अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी वर्किंग पीएच रेंज के अंदर पानी में कलर प्रोड्यूस करता है। तो पानी की पीएच अगर डिटरमाइन द एलिकिनिटी अबव द पीएच 8.3, तो वो हमारा स्टेज 1 होता है, और 8.3 से नीचे हमारी स्टेज 2 चलती है। ठीक है, नाइट्रेट, अब अगेन आपको मैच करवाना है नाइट्रेट, फ्लोराइड, वायरस, बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स नाइट्रेट जो है, पानी में अगर नाइट्रेट प्रेजेंट हुआ, NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट अगर पानी में प्रेजेंट हो 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा, तो इसकी वजह से जो इन्फेंट्स होते हैं, जो न्यूली बोर्न बेबीज होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, उनको मिथेमोग्लोबिनीमिया एक सिंड्रोम है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का कलर ब्लू हो जाता है। तो उनको हो जाती है प्रॉब्लम ब्लू बेबी डिजीज। लेकिन कब होगी ये, जब नाइट्रेट 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होगा। फ्लोराइड की अगर बात करें तो फ्लोराइड अगर पानी में प्रेजेंट हुआ 1.5 से मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा, तो डेंटल फ्लोरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर यही फ्लोराइड पानी में 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हुआ, तो इसकी वजह से होता है बोन फ्लोरोसिस। तो यहां पर एम्ब्रिटलमेंट ऑफ बोन्स इसके साथ आ जाएगा। वायरस और बैक्टीरिया फ्रेंड्स, वायरस की वजह से हेपेटाइटिस है, और बैक्टीरिया की वजह से कोलेरा की प्रॉब्लम आती है, बैक्टीरिया की वजह से कोलेरा की प्रॉब्लम आती है। ना यहां पर आपको बैक्टीरिया और उसकी शेप यहां पर बतानी है कि कौन सा बैक्टीरिया और उसकी शेप कैसी होती है। तो जो हमारा कोकई शेप होता है, कोकई शेप लाइक स्फेरिकल शेप, कोकई शेप किसको बोलते हैं, स्फेरिकल शेप को बोलते हैं। तो यहां पर कोमा शेप है, राउंड शेप आप बोल सकते हैं, इट इज द स्फेरिकल शेप या राउंड शेप। विब्रो, वाइब्रो जो आपका रहता है आपका, एक है बेसिली, बेसिलस शेप जो रहेगा बच्चे वो आपका कौन सा रहेगा, बेसिलस रोड टाइप का होता है, बेसिलस टाइप का रोड शेप का होता है, ये आपका रोड शेप का होता है, बेसिलस बोलते हैं उसको। स्पिरिलियम, स्पिरिलियम आपका स्पाइरल है, हेलिकल शेप का बनता है, स्पिरिलियम हेलिकल शेप का। विब्रो जो रहेगा वो आपका कोमा शेप का रहता है, लाइक कर्व शेप का, दिस वन कर्व शेप बोल दो या कोमा शेप बोल दो। तो इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर आपके पास इस टाइप का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक दिस, तो आप बोलेंगे इट इज द रोड लाइक,
कोलिफॉर्म्स लाइक बेसिलस शेप के होते हैं, कोलिफॉर्म्स आर द बेसिलस शेप। कोई आपके पास इस शेप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कोकस है। कोई आपके पास इस शेप का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक दिस, इस वन, इस टाइप का है, दिस वन। तो ये कैसे है, कोमा शेप, और यू कैन सी विब्रियो लाइक। और कोई आपके पास ऐसे भी हो सकता है, दिस वन स्पिरिलिया, स्पिरिलियम लाइक हेलिकल शेप के। फिलामेंटस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ये होते हैं, फिलामेंटस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेलिकल शेप वाले होते हैं। If the pH value of solution A is 4 and that of solution B is 5, then the hydrogen ion concentration of the solution is. Now we have a two sample. एक sample की जो pH of the sample A is 4 and pH of the sample B is 5. सैंपल B की pH 5 है, A की 4 है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताना है। तो pH को लिखते कैसे हैं? pH इज रिटन एज माइनस log बेस 10 H पॉजिटिव, इसको ऐसे लिखा जाता है, माइनस log बेस 10 H पॉजिटिव, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो अगर pH की वैल्यू 4 है, अगर pH की वैल्यू 4 है तो हम इसमें H पॉजिटिव कितना बताएंगे, 10 की पावर माइनस का 4। तो सैंपल A में H पॉजिटिव है 10 की पावर माइनस 4, और सैंपल B में H पॉजिटिव आयंस कितने हैं, 10 की पावर माइनस का 5 है। तो किसमें H पॉजिटिव आयंस ज्यादा है? तो आप बताएंगे सर H पॉजिटिव आयंस किसमें ज्यादा हो गए, ए में ज्यादा है। तो ए इज 10 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ बी। तो एच पॉजिटिव आयंस जो है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ए में 10 गुना ज्यादा है बी के कंपैरेटिवली। पोल्यूटेंट कोजिंग और वाटर बोर्न डिजीज, मोटरिंग ऑफ टीथ होती है फ्लोराइड की वजह से, हेपेटाइटिस वायरस की वजह से, टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम है, सैल्मोनेला टाइफी, जिसकी वजह से टाइफाइड होता है, और कोलेरा जो है विब्रो बैक्टीरिया, विब्रो बैक्टीरिया। प्राइमरी सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज मेनली रिमूव। तो जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है हमारे पास, प्राइमरी सेडिमेंटेशन जब हम करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, क्योंकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पर हमने ट्रीटमेंट को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। 4 स्टेजेस में पहली आती है प्रीलिमिनरी स्टेज, फिर प्राइमरी स्टेज, फिर सेकेंडरी स्टेज, और फिर आती है टर्शरी स्टेज। प्रीलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो 4 स्टेज हमारे पास होती है, राइट। प्रीलिमिनरी स्टेज के अंदर हम स्क्रीनिंग प्रोसेस यूज करते हैं, ग्रिड चैम्बर प्रोसेस यूज करते हैं, स्किमिंग टैंक यूज करते हैं। प्राइमरी स्टेज में वी रिमूव दी ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन में ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स जो है वो एक तरीके से रिमूव किए जाते हैं। तो पैथोजेनिक वायरस ये टर्शियरी ट्रीटमेंट में जाएगा। डिजोल्व्ड न्यूट्रिएंट्स, अगेन रिमूवल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टर्शियरी ट्रीटमेंट में जाएगा। डिजोल्व्ड बायोडिग्रेडेबल मैटर, डिजोल्व्ड, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाएगा। सो रिमेनिंग ऑप्शन इज सेटलेबल सस्पेंडेड सॉलिड्स। बट सेटलेबल सस्पेंडेड सॉलिड्स तो है, बट यहां पर पर्टिकुलरली प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन किया जाता है ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स के सेटलमेंट के लिए, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स के सेटलमेंट के लिए। नाउ ट्रिकलिंग फिल्टर इज क्लासिफाइड एज, नाउ ट्रिकलिंग फिल्टर इज अटैच ग्रोथ एरोबिक प्रोसेस, और वी हैव टू मैकेनिज्म we for the biological treatment, attached growth or secondary suspended growth mechanism. Attached growth mechanism, suspended growth mechanism. In the attached growth mechanism we have provided some media particles for the attachment of the biomass. So for the attachment of the biomass, तो ट्रिकलिंग फिल्टर में हमने कुछ मीडिया पार्टिकल्स प्रोवाइड किया हुआ है। तो जब वेस्ट वाटर को इस फिल्टर से पास करवाते हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में बायोमास उस मीडिया पार्टिकल से अटैच हो जाती है, और फिर जब पानी पास करवाएंगे तो उस बायोमास के कांटेक्ट में जब वो पानी आएगा, पानी में ऑर्गेनिक मैटर है, तो वो बायोमास में बैठा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना शुरू करेगा, और जैसे जैसे डिकम्पोज करता जाएगा वैसे वैसे बायोमास भी ग्रो होती जाएगी। तो थिकनेस ऑफ बायोमास लेयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज। तो यहां पर जो मोड ऑफ डिकम्पोजिशन की अगर बात करें, एरोबिक भी होता है, अनएरोबिक भी होता है, दोनों ही होता है यहाँ पे, बट प्रीडोमिनेटली एरोबिक की बात होती है, क्योंकि ज्यादा जो बायोमास की लेयर की थिकनेस आती है वो एरोबिक डिकम्पोजिशन वाली आती है। एरोबिक स्लाइम लेयर की थिकनेस ज्यादा होती है, अनएरोबिक स्लाइम लेयर की थिकनेस कम होती है। तो इसको बोलते हैं अटैच ग्रोथ एरोबिक प्रोसेस, अटैच ग्रोथ एरोबिक प्रोसेस। रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज इज रिसाइकल टू द एरेशन टैंक। अब जब हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हम स्लज को रीसर्कुलेट कर देते हैं। जो एसएसटी में स्लज बनती है, जो एसएसटी की स्लज होती है, उस एसएसटी की स्लज को क्या किया जाता है, रीसर्कुलेट किया जाता है। तो एसएसटी की स्लज को रीसर्कुलेट करवाया जाता है कहां पर, एरेशन टैंक के हेड पर।
ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक्टिविटी जो स्लज होती है, एसएसटी में जो स्लज बनी बायोलॉजिकल स्लज, उसी को हम एक्टिव स्लज बोलते हैं। उसके अंदर होते हैं हमारे एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वो जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उनकी हेल्प ली जाती है डिकम्पोजिशन करवाने के लिए, जो एरेशन टैंक में पानी वेस्ट वाटर एंटर करेगा जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करवाते हैं। तो रिटर्न एक्टिविटी सच इज रिसाइकल टू द एरेशन टैंक टू रिड्यूस द डिसॉल्व ऑक्सीजन, मेंटेन द रिक्वायर्ड माइक्रोबियल पॉपुलेशन, कि हमारे एरेशन टैंक में सफिशिएंट अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉन्सेंट्रेशन बनी रहे ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर दे। Now question number 27 friends, sludge bulking in an activated sludge plant is indicated by. Now concept here it is the sludge bulking. तो जब हम activated sludge process की बात करते हैं तो we have a two operational problem. One we have a sludge bulking. One we have a sludge bulking and second we have a blanket rising. Blanket rising जनरली तब देखने को मिलता है जब हम अगर ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं एरेशन टैंक में और वहां पर नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हो जाता है। नाइट्रिफिकेशन जिसमें नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होके या ऑक्सीडाइज होके नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही नाइट्रिफाइड वाटर एसएसटी में जब जाएगा तो वहां पर डीनाइट्रिफिकेशन होगा, और जब डीनाइट्रिफिकेशन होता है तो यहां पर ये जो नाइट्रेट है ये N2 गैस में कन्वर्ट होता है, और एसएसटी में सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक जो आपके पास है उसमें जब डीनाइट्रिफिकेशन हुआ, N2 गैस रिलीज हुई, तो गैस सरफेस की तरफ मूव करती है तो अपने साथ पार्टिकल्स को भी ऊपर लेकर जाती है। तो कोई भी पार्टिकल नीचे सेटल नहीं करेगा, ये सेटल करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम मिलेगी। तो मोस्टली जो बायोमास थी वो ऊपर ही सेटल कर रही है, ऊपर ही फ्लोट कर रही है, नॉट सेटल, ऊपर ही फ्लोट कर रही है यहाँ पर। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं ब्लैंकेट राइजिंग। स्लज बल्किंग जनरली क्या होता है? स्लज बल्किंग दैट मींस द पुअर सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्लज। कि स्लज की कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं, स्लज की कैरेक्टर, हमारे पास एक ऐसी स्लज है जिसकी सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ही काफी पुअर है, मतलब वो सेटल ही नहीं हो रही है। मतलब यहां पर भी स्लज बल्किंग की बात करें तो ये प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे सिस्टम में फिलामेंटस माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं। फिलामेंटस माइक्रोऑर्गेनिज्म के ग्रो होने की वजह से हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल नहीं कर पाते, वो सेटल नहीं कर पाते। तो स्लज बल्किंग जो होती है एक्टिविटी स्लज प्लांट में, दैट इंडिकेट, अब वो इंडिकेट क्या करती है? जब हम एक्टिविटी स्लज प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें हमारा मेन एम होता है पानी में जो एसएसटी के अंदर स्लज थी, उस एसएसटी के जो स्लज थी, स्लज के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है एक्सयू, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सयू। इसकी कॉन्सेंट्रेशन को पता लगाना है। अब जितना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉन्सेंट्रेशन होगी, स्लज उतनी हैवी होगी, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा होगी, आप ये बोल सकते हैं। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता लगाने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स निकालते हैं। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जब हम निकालते हैं तो वहां से एक्सयू कैसे निकालते हैं? एक्सयू 10⁶ डिवाइडेड बाय स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, और स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की जो यूनिट है वो मिलीलीटर पर ग्राम रहेगी, और एक्सयू का जो आंसर आता है वो मिलीग्राम पर लीटर में आएगा। एसवीआई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, तो एक्सयू की वैल्यू उतनी कम निकल कर आएगी। तो अगर स्लज बल्किंग है मतलब क्या हुआ? स्लज सेटल ही नहीं कर रही। अगर स्लज सेटल ही नहीं कर रही है एसएसटी में तो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर ही आपको सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, डेंसिटी बहुत ही कम मिलेगी। इसका मतलब स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है? ज्यादा मिलने वाली है। तो स्लज बल्किंग इन एन एक्टिवेटेड स्लज प्लांट इज इंडिकेटेड बाय वेरी हाई, या लो, लो नहीं आएगा, वेरी हाई स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, वेरी हाई स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। और स्लज वॉल्यूम इंडेक्स में भी 1 ग्राम सॉलिड्स के लिए बताते हैं, 30 मिनट का टाइम देते हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स रहेंगे आपके। द मेजर कंबस्टिबल गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द अनएरोबिक स्लज डाइजेशन। तो जब अनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है फ्रेंड्स, तो अनएरोबिक डिकम्पोजिशन में जो बायोमास बनती है एसिड एल्कोहल, और लास्ट में बनता है गैसेस। एसिड एल्कोहल पहले एसिड फॉर्मर्स काम करते हैं, एसिड फॉर्मर्स ऑर्गेनिक मैटर को एसिड एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, और यही एसिड एल्कोहल मिथेन फॉर्मर्स इसी एसिड एल्कोहल को मिथेन गैस में कन्वर्ट करते हैं। तो एंड प्रोडक्ट्स जब गैसेस बनती है तो हमारे पास गैसेस होती है CO2, हमारे पास गैसेस होती है मीथेन, CO2, H2S, NH3। ये गैसेस जनरली अनएरोबिक डिकम्पोजिशन के टाइम पे रिलीज होती हैं। अब इन गैसेस की परसेंटेज की अगर बात करें तो इस गैस की परसेंटेज होती है 65 to 70%, ये होता है अप्रोक्सीमेटली 30%, और रिमेनिंग गैसेस 2 से 4% गैसेस वो होती हैं। मेजोरिटी में सबसे ज्यादा गैस रिलीज हो रही है मीथेन। तो मेजर मेजर की बात कर रहा है, मेजर कंबस्टिबल गैस की बात कर रहा है, तो दैट आंसर विल बी मीथेन। अब क्योंकि मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, अबाउट 8600 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, तो मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होने की वजह से हम इसको यूज भी करते हैं एज अ फ्यूल, एज अ फ्यूल इसको यूज किया जाता है मीथेन गैस को। इमोफ टैंक कंबाइंस। अब
इमोफ टैंक, जैसे आपने सेप्टिक टैंक का नाम सुना है, सेप्टिक टैंक एक टाइप का प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है जो हम डिजाइन करते हैं। अब सेप्टिक टैंक के अंदर यहाँ पर अनिर्बिक डिकम्पोजिशन होगा, नो डाउट। यहाँ पर क्या होता है कि स्लज भी बनती है और साथ में सेटलमेंट भी चलती रहती है, सस्पेंशन भी है और स्लज भी बन रही है, मतलब सेटलमेंट भी हो रही है, वहां पर स्लज भी बन रही है और स्लज में डिकम्पोजिशन भी हो रहा है, और जो सस्पेंशन में सॉलिड्स उनका भी डिकम्पोजिशन चलता है। इमोफ टैंक इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द सेप्टिक टैंक। इमोफ टैंक में दो कंपार्टमेंट होते हैं, अपर कंपार्टमेंट, लोअर कंपार्टमेंट, अपर कंपार्टमेंट और लोअर कंपार्टमेंट। इमोफ टैंक के अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक टैंक के अंदर सेडिमेंटेशन करवाते हैं, दूसरे टैंक में स्लज डाइजेशन चलती रहती है। अपर कंपार्टमेंट में सेडिमेंटेशन प्रोसेस चलता रहता है और जो आपका लोअर कंपार्टमेंट होता है इमोफ टैंक में, उसमें हम स्लज की डाइजेशन चलती रहती है। तो दो कंपार्टमेंट में काम करते हैं यहाँ पर। तो ये इंप्रूव वर्जन क्यों निकल कर आता है, क्योंकि जब सेप्टिक टैंक से पानी बाहर जाता है, जब इसके इफ्लुएंट की बात करते हैं, तो जो सॉलिड्स वगैरह सेटल हो गए हैं तो वो भी सॉलिड्स पानी के साथ इफ्लुएंट में देखने को मिलते हैं, कुछ एक्सटेंट में वो भी देखने को मिलेंगे। बट इमोफ टैंक में होता है क्या है, आपने एक अलग से कंपार्टमेंट बनाया हुआ है सेटलमेंट करवाने के लिए, एक अलग से कंपार्टमेंट बनाया हुआ है स्लज की डाइजेशन के लिए। तो जब पानी यहां से बाहर जाएगा तो वो अपने साथ उन सॉलिड्स पार्टिकल को नहीं लेकर जा सकता जो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इम्प्रोव मॉडिफाइड वर्जन है सेप्टिक टैंक के ऊपर, इमोफ टैंक की बात होती है। तो इसमें सेडिमेंटेशन और स्लज डाइजेशन दोनों प्रोसेस चलते हैं यहां पर, ठीक है। Now, friends, we have a last question. In an oxidation pond, oxygen is mainly supplied by. Now, friends, oxygen जब हम oxidation pond की बात करते हैं तो oxidation pond में here one mutual symbiotic relationship यहाँ पर देखने को मिलती है। symbiotic relationship किस किस के बीच में एग्जिस्ट करती है? एल्गी के बीच में, एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म के बीच में, एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म और अनएरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म के बीच में। क्योंकि एल्गी जब फोटोसिंथेसिस करती है ऑक्सीजन रिलीज करता है, और वही एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है टू कैरी आउट द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सो बेसिकली ऑक्सीडेशन पोन्ड के अंदर जो ऑक्सीजन है मेनली सप्लाइड बाय, वैसे तो एल्गी की वजह से भी होती है और जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आती है वो भी हमारे पास होती है। बट एज पर द ऑप्शंस हम क्या करेंगे, एल्गल फोटोसिंथेसिस बताएंगे। क्योंकि जब एल्गल फोटोसिंथेसिस होती है, जब एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है तब वो ऑक्सीजन रिलीज करती है, राइट। तो ऑक्सीडेशन पॉइंट में जब ये एल्गी फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज करेगी और एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में अब जो बायोमास बनती है एरोबिक डिकम्पोजिशन के टाइम पे, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, यही बायोमास न्यूट्रिएंट होता है एल्गी का। तो एल्गी कॉन्टिन्यूसली ग्रो होती रहेगी पानी के अंदर, फोटोसिंथेसिस करेगी, ऑक्सीजन रिलीज करेगी, एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करता रहेगा। सो इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो जाती है, सिंबायोटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो जाती है। तो एल्गल फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या होता है यहाँ पर, ऑक्सीजन जनरली सप्लाई होती है। बट अगर क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि क्या एटमॉस्फेयर से भी ऑक्सीजन आते हैं, तो यस, ओपन टू एटमॉस्फेयर रहता है तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी यहाँ पर होती है, राइट। So friends, these all are the questions that we have discussed. So from next classes यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो मिक्सअप में ही क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली एक टॉपिक का क्वेश्चन करेंगे फिर दूसरा, ऐसा नहीं करेंगे। हम मिक्सअप में क्वेश्चन करेंगे, पूरे एनवायरनमेंट को मिक्सअप में ही देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो बाकी हम मिलते हैं, बाकी हम आगे कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।